मुझे क्या एतराज है, मैंने कहा। लेकिन रूप कुमार, मैं चाहता हूं कि स्वरूप कुमार जब तक हमारे दरमियान हैं मेरे पास रहें। मैं इनकी सेवा करना चाहता हूं। अगर तुम इन्हें मेरे पास छोड़ दो तो तुम्हारी कृपा होगी। स्वरूप जी जाएंगे कहाँ महाराज? मेरी इच्छा है कि मेरे साथ जाएं, रूप कुमार बोला। ओ, तो तुम्हें भी इनका इरादा नहीं मालूम? क्या मतलब? रूप कुमार ने पूछा और तरखान ने रूप कुमार को मेरे इरादे के बारे में बताया। रूप कुमार तो सिरे से ही उखड़ गया था। यह नहीं हो सकता भैया, हम तुम्हारे लिए सब कुछ यहीं ले आएंगे, हम तुम्हारे मनपसंद यात्रा बना देंगे, बस भैया तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। रूप कुमार बोला। मैं इन लोगों की मोहब्बत के बारे में अच्छी तरह जानता था और खूब समझता था कि वो आसानी से मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वही तरकीब अच्छी है कि इन्हें आगाह ही ना करूं और किसी दिन खामोशी से निकल जाऊं। सब्र तो आ ही जाता है। रूप कुमार भी कुछ दिन मुझे याद करेगा और फिर खामोश हो जाएगा। बहरहाल मैं रूप कुमार की जिद के सामने इस अंदाज में खामोश हो गया जैसे इससे हार मान ली हो, और फिर मैं रूप कुमार के साथ तेलंका चल निकला। रियासत तेलंका में भी मेरा शानदार इस्तकबाल हुआ था। रूप कुमार की हैसियत भी अब बदल गई थी। रूप कुमार को मालूम हो गया था कि वो अब एक रियासत का मुतलिकुल अनान बादशाह है, इसलिए उसकी बात भी सुनी जाने लगी थी और मेरी शोहरत तो दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग जोक तर जोक आकर मुझसे मिले, बड़ी आओ भगत हुई थी मेरी, लेकिन मैं ज्यादा खुश नहीं था। इन हंगामों में फंस कर मैं अपने सारे काम भूल गया था। ना ही मनोरमा से टकराव हुआ था, अब मैं उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा देना चाहता था। अब तो उसके गुर भी मेरे हाथ में थे, लेकिन अभी मैं इन लोगों में मसरूफ था। रूप कुमार की शादी हो जाए तो इसके बाद मैं खामोशी से यहाँ से निकल जाऊंगा, और फिर मैंने यही किया। रूप कुमार की शादी उसी तरह हुई जैसे राजकुमारों की हो सकती है। दोनों रियासतों ने दिल खोलकर हसरतें निकाली थी। मैंने भी इन मामलात में पूरी दिलचस्पी ली। मैंने इन लोगों की शादी के बारे में पूरी मालूमात हासिल की, इनके रसूमात की रूह मालूम की और इस मजहब के बारे में बहुत से अंदाज लगाए। रूप कुमार बहुत खुश था, लेकिन अब मुझ पर उकताहट सवार हो रही थी। और फिर एक रात मुझे मौका मिल गया। मैंने एक उम्दा सा घोड़ा तैयार कर लिया था, कुछ जरूरी चीजें भी साथ ले ली थी, जिनमें मेरा खांडा सरे फहरिस्त था। यह मेरे लिए सबसे उम्दा चीज थी और हमेशा मेरे काम आई थी। और फिर रात की तारीकी में मैं घोड़े पर बैठकर निकल पड़ा। मैं रातों रात इतनी दूर निकल जाना चाहता था कि ये लोग मेरा निशान तक न पा सके। मैंने इतने उम्दा घोड़े का इंतखाब किया था कि जो बेमिसाल था और दौड़ने में अपना सानी नहीं रखता था। घोड़ा हवा की तरह सफर कर रहा था और बहुत सी आबादियां पीछे रह गई थीं। मैं इस घोड़े की बेपनाह ताकत का कायल हो गया। पूरी रात इसे एक ही रफ्तार से दौड़ते गुजरी थी, लेकिन अभी तक इसके अंदाज में थकन के आसार नजर नहीं आ रहे थे। सुबह की रोशनी फूटी तो मैं एक बस्ती के करीब था, लेकिन मैं बस्ती से दूर ही से निकल गया और फिर काफी दूर जाकर मैं सिर्फ घोड़े के ख्याल से रुक गया। वफादार घोड़ा अगर साथ दे रहा था तो इसके साथ ज्यादती किसी तौर मुनासिब न थी। चुनाचा मैंने एक सरसब्ज इलाके में इसे खोल दिया और वो घास की तरफ दौड़ पड़ा। मैं भी एक दरख्त के नीचे लेट गया था। पूरी रात सफर करते गुजरी थी, लेकिन मेरे बदन में थकन का कोई एहसास तक नहीं था। इन मामूली चीजों से तो मैं मुतासर नहीं होता था। मुझे यकीन था कि रूप कुमार मेरी गुमशुदगी का एहसास होते ही चारों तरफ हंगामा बर्पा कर देगा, मुझे तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। लेकिन मैंने एक रात में जितना सफर कर लिया था इसकी रूह से, एक रूप कुमार के आदमी 3 दिन भी इस रास्ते पर भागते फिरे तब भी मुझे ना पा सकेंगे। दूसरी बात यह कि मैंने रात में सफर किया था और बस्तियों से बचकर निकला था, इसलिए किसी तरफ से मेरी निशानदेही नहीं हो सकती थी। वैसे अब मेरे बदन पर अच्छा खासा लिबास था, इसलिए मुझे साधु भी नहीं समझा जा सकता था, और फिर साधु बने रहने से कोई फायदा भी तो नहीं था। बस इतना जानता था, ठीक हूं, अब तो मुझे मनोरमा की तलाश थी। खां मनोरमा फिर मेरे जहन में उभर आई थी और मैं पूरी कुव्वत से उसे तलाश करना चाहता था। उसके अलावा प्रोफेसर बहुत दिन खुश्क गुजर गए थे। मर्द की जिंदगी में अगर औरत की रंगीनी ना हो तो जिंदगी का कोई मकसद ही समझ में नहीं आता। तुम्हारा क्या ख्याल है? इस सिलसिले में मेरी राय महफूज रहने दो। प्रोफेसर खाबर मुस्कुरा कर बोला। क्यों? शायद अपनी बच्चियों की वजह से, उसने कहा। ओह नहीं, यह बात नहीं है। प्रोफेसर गड़बड़ा गया। मेरा ख्याल है प्रोफेसर, जिंदगी के हकायक से मुंह मोड़ना किसी तौर मुमकिन नहीं है। हम हर अच्छी और बुरी चीज को देखते हैं। आंख बुरी शय को देखकर बंद नहीं हो जाती। हम देखते जरूर हैं, चुनाचे हमें देखना चाहिए। शायद तुम ठीक ही कहते हो। क्या तुम्हें मेरी इस बात से इत्तेफाक है? कौन सी बात? वही, मर किसी वीराने में तनहा पड़ी बेआबो गाया चट्टान के मानित है। शायद तुम अपना तजर्बा बताओ। मेरा तजर्बा तुम्हारे सामने, मेरा तजर्बा तुम्हारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। ओह क्यों? उसने दिलचस्पी से पूछा। दरअसल तुम्हारी तख्लीक में फर्क है। तुम खुद अपने बारे में नहीं बता सकते कि तुम क्या हो, इसी लिहाज से तुम सोचते भी हो, जबकि हमारा नजरिया मुख्तलिफ है। किस लिहाज से प्रोफेसर? बराए करम मुझे बताओ। तुम्हें मालूम है कि मैं मुहक्किक हूं। मैं हर उस नजरिए के बारे में जान लेना चाहता हूं जो दौर की अक्कासी करता हो। भाई यूं समझ लो, मेरी बीवी को मरे हुए 11 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मैं आज तक इसके नेमुल बदल की जरूरत नहीं महसूस कर रहा। 11 साल? वो पुरख्याल अंदाज में बोला।
हाँ, पूरे 11 साल, प्रोफेसर फखरी अंदाज में बोला। बात ईमानदारी से हो रही है प्रोफेसर, कुछ इखलाकी कुछ मजहबी जिम्मेदारियां महसूस करके तुमने अपनी जिंदगी पर अगर पाकबाजी का खोल चढ़ा रखा तो दूसरी बात है, लेकिन क्या कभी तन्हाइयों में तुमने किसी ऐसे मुअन्नस की जरूरत नहीं महसूस की? उसने पूछा और प्रोफेसर खावर बगले झांकने लगा। लड़कियों के सामने तो कुछ नहीं कहा जा सकता था और मेरा ख्याल है गुफ्तगू फिर गलत मौजू की तरफ भटक गई है। फरजाना ने फिर दरमियान में मुदाखलत की और वो हंस पड़ा। प्रोफेसर को इस बर वक्त इमदाद के लिए आपका शुक्रगुजार होना चाहिए मिस फरजाना। बहरहाल मैं आप लोगों के एहतराम में इस बहस को खत्म किए देता हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा था और अगर मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ तो फिर वो आम इंसानों पर लागू नहीं होती, क्योंकि मैं बहरहाल आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ हूँ। ये बात मानने से किसी को इनकार नहीं है, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। चुनांचे ये खुश्क जिंदगी अब तकलीफ दे हो गई थी। यहाँ इस देश में भी अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ था। मुझे एक अनोखे इल्म से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। वो इल्म दर हकीकत बहुत शानदार था, लेकिन इसके हसूल का जरिया, इसके पैरोकार वो बड़े नफरत अंगेज थे। इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हो रहा था जैसे मैं इसके हसूल में नाकाम रहूंगा। और दूसरी चीज औरत थी। कमबख्त मनोरमा ने ऐसा चक्कर चला रखा था कि अब औरत के तसव्वुर से खौफजदा होने लगता था। मैं किसी की जिंदगी से खेलना मुनासिब नहीं समझता था, लेकिन ये मनोरमा, इससे तो मैं ऐसा इंतकाम लेना चाहता था कि बस जिस वक्त तक मुनासिब समझा मैंने वहां कयाम किया प्रोफेसर, और उसके बाद मैंने वहां से आगे का रुख किया। और जब रात हुई तो मैं फिर एक बस्ती के करीब था। मैंने दूर ही से देख लिया था, मशलें रोशन थी और झोपड़ियां बिखरी नजर आ रही थी। मैंने जितना सफर कर लिया था इससे एहसास होता था कि मैं अब इतनी दूर निकल आया हूं कि कम अज कम रूप कुमार के आदमी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। चुनांचे अब इंसानों से इज्तनाब बेमकसद था। मैंने घोड़े को आहिस्ता रवि से बस्ती की तरफ बढ़ा दिया और थोड़ी देर में मैं बस्ती की पहली झोंपड़ी के नजदीक पहुंच गया। अभी मैंने घोड़ा झोंपड़ी के करीब किया था कि झोंपड़ी में से छन छन की आवाज निकली और फिर एक मस्त खराम रंगीन लिबास में मलबूस, पैरों में घुंघरू बांधे, आंखों में काजल लगाए, होंठों पर लाली लगाए बाहर निकली। उसके चेहरे पर चौखी बरस रही थी। चाल में अल्लड़पन था, उम्र भी ज्यादा न थी। मस्त आंखों में शरारत की चमक थी। मुझे देखकर वो ठिठक गई और फिर उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात नुमाया हो गए। कौन हो तुम? उसने पूछा। आवाज सहमी हुई थी। मुसाफिर हूं, तुम्हारी बस्ती के नजदीक से गुजर रहा था कि रात होगी। क्या इस बस्ती में रात गुजारने की जगह मिल सकती है? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आंखें जवान जरूर थीं, मगर तारीकी में देखने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने मुझे बगौर नहीं देखा था, जबकि मेरे लिए दिन की रोशनी और रात की तारीकी यकसा हैसियत रखती थी। मैं इसका जायजा ही ले रहा था कि वो बोली, मुसाफिर हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। तो फिर मुखिया के पास चलो। कौन मुखिया? मैंने पूछा। हमारा मुखिया वर्जन लाल। कहाँ है वो? मैंने फिर सवाल किया। इस वक्त तो चौपाल में होगा, वो बोली। चौपाल कहाँ है? राखू के बेटा हुए है, सब उसकी खुशी मनावे हैं, सब ने उसे बधाई दी है और चौपाल में नाच रंग सभा लगी है। सभा में बड़ा मजा आता है। लेकिन क्या तुम थके हुए हो? उसने पूछा। नहीं देवी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता जवाब दिया और शरारत मेरी नजरों से मुझे देखने लगी। तो फिर चलोगे चौपाल? उसने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। तो फिर तुम मुझे अपने घोड़े पर बिठा लो। उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और प्रोफेसर मेरी कनपट्टियों में खून ठोकरे मारने लगा। ये तो वो हो रहा था जिसका मैं ख्वाहिशमंद था। मैंने उसे उठाकर घोड़े पर बिठा लिया और फिर मैंने सुस्त रवि से घोड़ा आगे बढ़ा दिया, लेकिन मेरा जहन खटक रहा था। मेरी सोच गुमराह हो रही थी। मैं सोच रहा था कि आखिर चौपाल क्यों जाया जाए। चौपाल के बजाय जंगल का कोई तारीख हिस्सा, बस्ती से दूर को वीराना, मेरी ख्वाहिशात का मस्कन, जहां मैं हूं और ये जवानी हो। जवान जिस्म मेरे बदन से मस हो रहा था और मेरा खून गर्म हुआ जा रहा था। लड़की के जिस्म के जुबते हुए हिस्से और मेरे ख्यालात भटक रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा लड़की? मैंने पूछा। गौंदी, उसने जवाब दिया। मैंने एक लम्हे के लिए गौर किया और अपने पहले इरादे को तर्क कर दिया। इतनी बेसब्री भी किसी तौर मुनासिब न थी। मुझसे चौपाल का रास्ता मालूम करता हुआ आगे बढ़ता रहा और कुछ देर बाद हम चौपाल पहुंच गए। गौंदी उस इत्मीनान से मेरे पास बैठी रही थी और फिर वो चौपाल के करीब ही घोड़े से उतरी और चिल्लाई, चाचा मुखिया देखो, मुसाफिर आया और मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। और चौपाल पर बैठे हुए लोगों की गर्दनें मेरी तरफ उठ गईं। मैं घोड़े से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चौपाल में बैठे हुए आदमियों के करीब जा रहा था और छोटी सी बस्ती के छोटे छोटे दिल वाले लोगों के चेहरों से पता चल गया कि वो मेरे लिबास से काफी मरऊब हुए हैं और मेरी शख्सियत से भी शमा की रोशनी में बहरहाल मैं साफ नजर आ रहा था। जिसे मुखिया कहा गया था वो उठ खड़ा हुआ था। दुबला पतला लंबा सा आदमी था, बूढ़ा कमजोर, कवा का मालिक। आओ भगवत, मुसाफिर तो भगवान का तोहफा होते हैं। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, तुम्हारी बस्ती के करीब से गुजरा तो सोचा कि एक रात यहाँ गुजार लूं। मैंने कहा। जुग जुग महाराज, जुग जुग। आओ बैठो। जाओ रे जाओ, महाराज के लिए जल पानी लाओ, मुखिया ने कहा। सादा थे लोगों की सादा सी महफिल में बैठकर मैंने खूब लुत्फ उठाया। मुखिया ने मुझे बताया कि वो अपने साथी के हम बेटा होने की खुशी मना रहे हैं और मैं चाहूं तो मैं भी शरीक हो सकता हूं और मैंने हमाद की जाहिर करती। क्या हर्ज था, थोड़ी सी तफरीह ही सही। खाने पीने की कुछ चीजें मेरे सामने लाई गईं और मैंने यहाँ भी काफी बेतकल्फी बरती और उसके बाद ढोल पीटे गए।
कवारियों का बेहंगम रक्स शुरू हो गया था, जिसमें कोई फन न था, कोई कला न थी। हाँ, जवानी की उछल कूद बजाते खुद भी बहुत कुछ होती है। खासतौर पर मुझे गोंदी ने मुतासर किया था। और खासी रात गए, सभा खत्म हुई। इस दौरान मुखिया ने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूं तो मुझे आराम करने के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन इस दिलकश माहौल को छोड़कर जाना मुझे अच्छा न लगा। हाँ, जब सभा खत्म हो गई तो मैंने मुखिया से आराम की इजाजत मांगी, और शायद ये किस्मत की नवाजिश थी कि मुखिया ने गोंदी से कहा, जारी मुसाफिर को रखवा के झोंपड़े पर ले जा, ये वहां आराम करेगा। अच्छा महाराज, गोंदी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस दरमियान मैंने महसूस किया कि नाचते हुए भी गोंदी की चमकदार आंखें मेरे ऊपर जमी हुई थी। मच्छरों की तेज रोशनी में मैंने देखा था, और अगर मेरा ख्याल गलत ना था तो पसंद भी किया था। वैसे भी मैं बहुत जल्द गलत फहमियों का शिकार हो जाता हूँ। लेकिन गोंदी जब मुझे झोंपड़े में छोड़ने आई तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो शर्मा की। क्या बात है महाराज, वो लरसती आवाज में बोली। क्या मुझे यहाँ अकेला रहना पड़ेगा? मैंने पूछा। नहीं नहीं, तुम कहो तो चाचा को भेज दूं। उससे शरारत से कहा। तुम यहाँ नहीं रह सकती? मैंने पूछा। खैराम में क्या करूंगी यहाँ रहकर? मेरी ख्वाहिश है गोंदी, वैसे भी एक रात का मुसाफिर हूँ, तुम्हारी बस्ती का मेहमान हूँ, सुबह चला जाऊंगा। तुम चाहो तो इस रात मेरी मेजबान बन जाओ। हम कुछ नहीं जानते महाराज, परंतु हम घर न जाएंगे तो चचा परेशान होगा। यूं भी आधी रात गुजर चुकी है गोंदी, क्या तुम्हारा चचा सोने के लिए न लेट गया होगा? मैंने उसके बाजुओं पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। खैराम, तुम तो बड़े कठोर हो, जान न पहचान मेहमान बनकर आए हो और अब न जाने क्या बनने जा रहे हो। उसके अंदाज से मुझे एहसास हो गया कि मर्द की दुनिया में अजनबी नहीं है, और ना उसकी जिंदगी में कोई मर्द अजनबी। और ये अच्छी ही बात थी प्रोफेसर, वरना एक रात में किसी को मुतासर करना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर बहुत सी बातें हुई और बिलाखिर वो रात मेरे पास रहने पर आमादा होगी। बिल्कुल इत्तेफाक था कि वो काम इतनी आसानी से होगा जिसका मैं शिद्दत से तलबगार था। गोंदी खूबसूरत थी, उसका जिस्म हसीन था, लेकिन मेरा भी अंदाजा दुरुस्त था। वो मर्द ना आशना न थी, भरपूर औरत थी वो, न तजर्बाकारी उसमें न थी, और मैंने सारी बातें भुला दी थी। लेकिन हैरत की बात ये थी प्रोफेसर कि गोंदी पर मनोरमा का बिल्कुल असर न हुआ था, इसलिए कि शायद ये सब कुछ अचानक हुआ था, या फिर ये भी हो सकता है कि मनोरमा धोखा खा गई हो। वैसे मैंने गोंदी के हाथ के नाखून में देखे थे और उसे गलत नहीं पाया था। गोंदी मेरी आगोश में इस तरह समा गई कि फिर उसे मुझसे दूर जाने का ख्याल लाया। न चचा याद आया, ना कोई और ना मेरी अजनबीयत। सारी रात उसने मेरे साथ गुजार दी और दूसरी सुबह उसने सूरज निकलने से पहले ही मुझे जगा दिया। मुसाफिर, वापस न जाओगे क्या? सूरज निकल आया गोंदी, मैंने पूछा। हाँ मुसाफिर, मगर मुझे जाने की जल्दी नहीं है। मुझे तो है जल्दी मुसाफिर, वो शर्माए हुए अंदाज में बोली। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, उसने कहा। कहाँ गोंदी? जहाँ तुम जाओगे मुसाफिर, लेकिन ये अच्छी बात ना होगी गोंदी, मैं एक रात का मुसाफिर, तुम्हें पहली बार मिला और तुम इस तरह मेरे साथ चलने पर तैयार होगी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी मुसाफिर, अगर तुम नहीं ले जाओगे तो मैं कुएं में डूब कर जान दे दूंगी। आखिर क्यों? बस तुम नहीं जानते मुसाफिर। तुम बताओ तो सही, मैंने पूछा। चाचा जी ने 3 साल कबल मेरी सगाई कर दी थी, मगर गोना अभी तक नहीं हुआ, और फिर मेरी पवित्रता तो कभी की खत्म हो चुकी। पंडित जी मेरी जान के गाहक बन गए हैं, रोजाना मुझे बुलाते हैं, और बस्ती वाले ऐसे अंधे हैं कि पंडित जी को महान गयानी समझते हैं। इनके करतूत क्या है ये याद नहीं रखता कोई। तुम अगर मुझे ना ले जाओगे मुसाफिर, तभी मैं इस बस्ती में तो ना रहूंगी, कुछ खाकर मर जाऊंगी। गोंदी ने कहा। मगर मैं तुझे कहाँ ले जाऊंगा? मैं तो खुद एक आवारा गर्द हूँ। आवारा गर्द तो रात बिताने के लिए मेरे साथ थे, और जब मैं इस रात का अधिकार मांग रही हूँ तो जान बचाकर भागने के चक्कर में पड़ गए। पापी कहीं के सारे मर्द एक जैसे निर्दयी होते हैं। ठीक है, बस तुम चले जाओ, मैं तो अब आत्महत्या कर लूंगी। अजीब मुसीबत गले पड़ गई थी। इतनी अच्छी भी ना थी, कोई पाक पवित्र लड़की भी ना थी, लेकिन उसने जो कुछ कहा था वो मुझे लर्जा देने के लिए काफी था। मैं खौफजदा हो गया था, और प्रोफेसर जो हालात मुझ पर गुजर रहे थे, या जिन हालात से मैं गुजर रहा था, इनमें ये लड़की भी मेरे लिए काफी काम की थी। और इस वक्त ये गनीमत थी। न जाने क्यों इस वक्त इस पर मनोरमा का जादू नहीं चल सका था। मेरे ज़हन में एक शुबह ने सर उबारा, लेकिन करनामी महाराज की बात तो गलत नहीं हो सकती थी। मैंने उसके नाखून सारे बगौर देखे थे, सब सलामत थे, और इसके किसी अंदाज में कोई तब्दीली नहीं थी। ये मैंने अच्छी तरह देखा था। काफी देर तक मैं गुम के आलम में रहा। इस दौरान गोंदी मुझे मुतवातर झंझोड़ती रही। वह साथ चलने के लिए बाजिद थी, और इस दौरान उसने जो खौफनाक बातें कही थी, तब उससे कोई खास लगाव न होने के बावजूद उससे हमदर्दी पैदा हो गई थी। बहरहाल मरता क्या न करता के मसदाक मैं उस झोंपड़े से निकल आया। वारे बस्ती वालों, क्या खूब दाद दोगे कि किसको मेहमान ठहराया था। अब तुम्हें क्या मालूम कि मेहमान कौन था, कैसा था। बाजुकात हम जो कुछ नहीं करना चाहते बहुत कुछ कर बैठते हैं। इत्तिफाकात, हादसात, वाकयात। मैंने गोंदी को घोड़े पर बिठाया और यहाँ से भी आगे बढ़ गया। सूरत हाल वही थी। मैं इतनी दूर निकल जाना चाहता था कि बस्ती वाले मेरे पीछे ना आ सकते, और अब तो यूं लगता था जैसे भागते ही भागते जिंदगी गुजर जाएगी। घोड़ा दौड़ता रहा। गोंदी बेपनाह खुश थी, और मैं अपनी जिंदगी से बेजार आगे बढ़ रहा था। किन लानतियों में फंस गया हूँ, किन मुसीबतों में गिरफ्तार हो गया हूँ। लानत है ऐसी जिंदगी पर, इस विद्या पर जिसके हसूल के लिए इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं, और लानत है इस इल्म पर, जबकि इससे पहले मैंने बेशुमार इल्म हासिल किए थे, और बहरसूरत इनके हसूल का जरिया पुरवकार था।
सफर जारी रहा, न जाने कब तक के लिए। पूरी जिंदगी ही सफर के लिए थी, या शायद जिंदगी बजाते खुद एक सफर है, लेकिन इसमें जो गोंदी का इजाफा हुआ था वो अजीब व गरीब था। ऐसा लगता था जैसे वो आसमान से टपक पड़ी हो, बिला वजह बेमकसद। मुझे उसकी जात से कोई दिलचस्पी ना थी, बस न जाने क्यों मैं उसे साथ ले आया था। अलबत्ता गोंदी बहुत खुश थी, पहाड़ों के दरमियान वो पहली रात से ज्यादा खुश थी। पंडित जी ने उसे काफी तजर्बाकार बना दिया था, इसलिए वो अपने तजर्बात का मुजाहरा भी कर रही थी और मैं बस उसे कबूल ही कर रहा था। रात गुजरने लगी, गोंदी मेरी आगोश में छुपी हुई थी। शायद ये पहली लड़की थी जिससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस वक्त गुजारने की बात थी। लेकिन वक्त भी बड़ी मुश्किल से गुजारा जा रहा था। रात के आखिरी पैर उसकी ना सोने देने वाली कोशिशों के बावजूद मैं सो गया और फिर ज्यादा देर आंख भी नहीं लगी थी कि उस कम वक्त ने फिर झंझोड़ कर उठा दिया। वो मेरा लिबास खींच रही थी, मुझे झंझोड़ रही थी, न जाने क्यों मुझे उससे नफरत होने लगी थी। मैंने खौफनाक निगाहों से उसे घूरा और फिर सख्त लहजा में बोला, सोने दो गोंदी, अब तुम इतनी दिलकश भी नहीं हो कि तुम्हारे लिए पूरी रात आंखों में गुजारूं। गोंदी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी मेरे लिए ताज्जुब खेज थी। मैंने अचानक उसे देखा और मुझे महसूस हुआ कि शायद गोंदी किसी तकलीफ में मुब्तला है। इस पर तशन्नुज की कैफियत तारी थी, हाथ पांव मुड़े हुए थे। उसके खींचने और झंझोड़ने के अंदाज में कोई तलब न थी, बल्कि यूं लगता था जैसे वो अजियत के आलम में हो। मैं उछल कर बैठ गया। उसके दांत भींचे हुए थे और आंखें फटी हुई थी। मैं उसके लिए कुछ भी न कर सका और रफ्ता रफ्ता वो खुद ही एतदाल पर आ गई। फिर वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी और थोड़ी देर के बाद रफ्ता रफ्ता खुद ही पुरसुकून होगी। क्या हुआ था तुम्हें? मैंने पूछा। कुछ नहीं महाराज, बचपन से ये हालत है, कभी कभी इस तरह का दौरा पड़ जाता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वाकई सचमुच का दौरा था? हाँ महाराज, मैं सच कह रही हूँ, गोंदी ने बदस्तूर मुस्कुरा कर कहा। लेकिन मेरा ख्याल कुछ और है। क्या ख्याल है तुम्हारा महाराज? इस तरह तुम मुझे जगाना चाहती थी। नहीं महाराज, आप सो जाएं। हकीकत में कुछ इस कदर चिल्लाया हुआ था कि करवट बदल कर दोबारा सो गया और दूसरी सुबह जब खूब दिन चढ़ी आंख खुली तो मेरा सर गोंदी के जानों पर रखा हुआ था और वो मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी। बहरहाल अब इतनी बुरी भी ना थी और मैं भी इतना पत्थर दिल ना था कि उसकी इस हरकत से मुतासिर ना होता। मैं उसे प्यार करता हुआ आहिस्ता से उठ गया। गोंदी मेरी हर तरह से खिदमत कर रही थी। उसने घोड़े को भी तैयार कर दिया था। मैंने एक तवील सांस ली और सोचा, ठीक है, चलो जब तक किसी और लड़की का इंतजाम नहीं हो जाता ये भी गनीमत है। यह मैंने अपने तौर पर सोचा। फिर मैंने इसे घोड़े पर बिठा लिया और फिर वही तकलीफ थे उकताहट आमेज सफर। अभी हम थोड़ी दूर ही चले थे कि इत्तेफाकिया तौर पर मेरी निगाह गोंदी के हाथों पर पड़ गई और अगर मैं फौरी तौर पर खुद को ना संभाल लेता तो घोड़े को जोरदार ठोकर लगती। मैंने वो मुश्किल खुद को संभाला और फिर घोड़े को। गोंदी के हाथों के नाखून अचानक गायब हो गए थे और यह अलामत थी इस बात की कि गोंदी अब गोंदी नहीं बल्कि मुनरमा है। मेरे हवास जवाब देने लगे। मुझे गोंदी का वो तशन्नुज और दौरा याद आ गया। यकीनन मुनरमा उसकी आत्मा खींचकर उसके बदन पर काबज होने की कोशिश कर रही थी और जब वो कामयाब हो गई तो फिर उसने गोंदी बनकर ही मुझसे बात की। तो आ गई ये चंडाल, मैंने दिल ही दिल में सोचा। मेरा दिल बलियों उछल रहा था। बड़ी खुशी हो रही थी इस वक्त मनोरमा से मिलकर मुझे, जो ये समझी हुई थी कि एक बार फिर मुझे धोखा देने में कामयाब हो गई। और भला हो सवामी करनामी का, जिन्होंने मुझ में मनोरमा को पहचानने की सलाहियत पैदा कर दी थी। ठीक है, अब मैं तुम्हें देखूंगा मनोरमा। और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। यही बाल तो मुझे दरकार थे। गोंदी की वजह से जिस कदर मुश्किलात का शिकार हुआ था, अब मनोरमा के मिलने के बाद वो उलझने खत्म हो गई थी। मैंने और ज्यादा चाहत से उसे अपने सीने से चिमटा लिया था और सिलसिला जारी रहा। इसके दिल में गुदगुदियां हो रही थी। मनोरमा जो आज तक मुझे चोट देती रही थी, जिसने इतनी जिंदगियां बर्बाद की थी, आज मेरे जाल में फंस जाएगी और इसके बाद कम अज कम मैं हर उसका रूप पहचान सकूंगा। ये मामूली बात नहीं थी। अब वो कम वक्त बासानी मुझे धोखा नहीं दे सकती थी। मेरी आंखों में चमक थी। हमने दूसरा पड़ाव बस्ती से दूर ही डाला। आज रातों में अपना काम करना चाहता था। मैं गोंदी से खासी लगावट का इजहार कर रहा था। मैंने उसके लिए खाने पीने की चीजें भी मुहैया कर दी थी, जिन्हें हमने खूब लुत्फ लेकर खाया था। और फिर मेरी आगोश की शौकीन मनोरमा मुझ में दाखिल हो गई थी। वो मेरे बदन को बिल्लियों की तरह भंभोड़ रही थी और मैं उसे खुद से खुलकर खेलने का मौका दे रहा था। मैं चाहता था वो बेखुद हो जाए और उसे कोई शुबा ना होने पाए। और यही हुआ। उसकी दीवानगी अरूज पर पहुंच गई। हम खुले आसमान के नीचे थे। चांद रोशन था और चांदनी ने माहौल को बिल्कुल साफ सुथरा बना दिया था। गोंदी के रूप में मनोरमा मेरी आगोश में मचल रही थी और इस वक्त वो अपने हवास में नहीं थी। मैं प्यार से उसके खूबसूरत बालों में उंगलियां फेर रहा था। उसके बालों की एक मोटी लट मेरी एक उंगली में लिपटी जा रही थी और मैं उसे ज्यादा से ज्यादा बल दिए जा रहा था, यहां तक कि वो अच्छी तरह मेरी उंगली में लिपट गई। और फिर यहां तक कि मैंने उस पर कुव्वत सर्फ की और मनोरमा के मुंह से चीख निकल गई। अरे अरे, ये क्या किया? आखिरी चीख बड़ी जोरदार थी क्योंकि मैंने एक जोरदार झटका दिया था और मनोरमा की गर्दन टेढ़ी हो गई थी। लेकिन दूसरे झटके से उसके बालों की पूरी लट मेरे हाथों में आ गई। इस बार मनोरमा की चीख बदली हुई थी। एक ऐसी चिंगाड़ जिससे पहाड़ गूंज उठे और वो उछल कर खड़ी हो गई। उसके सर के इस हिस्से से खून रिस रहा था। ये क्या किया महाराज? ये तुमने मेरे बाल क्यों खराब कर दिए? वो कराती हुई बोली। गोंदी, मैंने मुस्कुराते हुए उसे पुकारा। हाय, तुमने मेरी तो सूरत भी बिगाड़ दी। मेरे कैसे खूबसूरत बाल हैं, दिखाओ तो। हाय, कैसी मोटी लट है और देखो तो खून भी तो निकल रहा है।
ये तुमने क्या किया महाराज, लाओ मेरे बालों की लट दो। उसने मेरे हाथ पर झपटा मारा, लेकिन मैंने हाथ पीछे कर लिया और फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे ये बाल तो मुझे भी पसंद है गोंदी, हाय कैसे खूबसूरत है। मैंने बालों की लट उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा। गोंदी झूठ मूठ रोने लगी थी। अब मेरा सर तो ठीक कर दो, खून निकल रहा है, लाओ मेरे बाल दो। खून निकल रहा है तो तुम्हें क्या तकलीफ है मनोरमा, तुम गोंदी का बदन छोड़ दो। मैंने कहा और मनोरमा सख्ते में रहेगी। अब तक वो जितने नाज नखरे कर रही थी सब एकदम खत्म हो गए और वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। क्या ख्याल है मनोरमा, मैंने बड़े प्यार से उसे पुचकारा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी। अरे कुछ तो बोलो मेरी जान, तुम हमें मनोरमा क्यों कह रहे हो नाथ, हम गोंदी हैं, तुम मनोरमा हो, समझी मनोरमा, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। अब ये बताओ मनोरमा कि गोंदी का क्या हशर हुआ, अगर तुम इसका बदन छोड़ दो तो क्या इसे जीवन मिल जाएगा। तुम्हें क्या हो, क्या कैसी बातें कर रहे हो, ठिठक कर बोली। मेरी बात का जवाब दो। मैं गुर्राया, मैं गोंदी हूं, तुम देख नहीं रहे, और अगर यह बात है तो ठीक है, अभी पता चल जाएगा। मैंने कहा और मैंने उसके बालों की लट से एक बाल निकाल लिया। फिर मैंने पत्थर तलाश की और इन्हें रगड़कर आग पैदा की। दूसरे लम्हे मैंने इस बाल को आग लगा दी। गोंदी ने फिर एक भयानक चीख मारी और उसकी शक्ल स्याह होने लगी और फिर वो गोंदी से एक भयानक चुड़ैल बन गई। मैंने जोरदार कहका लगाया था, अरे गोंदी ये तुम्हें क्या हो गया, पापी हत्यारे तूने ये गुर कहां से सीख लिया। वो चीखी और मैंने पहले से जोरदार कहका लगाया, मेरे बाल वापस करते वरना अच्छा ना होगा। क्या होगा गोंदी, मैंने पूछा।